Everyone join fast. राहुल बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। हाँ, तो लैब कॉपी सबमिशन के लिए मॉड्यूल पे ऑप्शन दे दिया गया है, जहां पे अच्छा सभी को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, सी यहाँ पे मॉड्यूल पे एकदम नीचे तुम लोग जाओगे, एकदम नीचे, ठीक है? यहाँ पे लैब कॉपी सबमिशन, ओके, यहाँ पे नीचे लैब कॉपी सबमिशन में क्लिक करके यहाँ पे तुम लोग को एक सिंगल फाइल में पूरा जो कॉपी लिखे हुए हो उसको अपलोड करना है, उसका सॉफ्ट कॉपी। और जब तुम लोग कॉलेज में आओगे तो वो हार्ड कॉपी जो है वो हार्ड कॉपी लेके आना है और डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। जिस दिन तुम लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होगा वाइवा, उस दिन तुम लोग को हार्ड कॉपी लेके आना है और सबमिट करना है। उससे पहले यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी जो है, सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना है। ओके, क्लियर टू एवरीवन? तो लैब कॉपी लिखना स्टार्ट कीजिए। मतलब बहुत कोई का हो गया, जैसे सलोनी का हो गया, सलोनी हमको बोली थी उसके लिए, सबमिशन के लिए, ठीक है? तो और जब भी जो किसी का भी अभी तक बाकी है तो उन लोग प्लीज लिखना चालू करें और बहुत जल्दी सबमिट करें। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कहाँ पे थे इन दिस मॉड्यूल 4, जिसपे लास्ट डे हम लोग क्या देखे थे कि एफएम और एम के ऊपर जो मेरा ये था, उस पे हम लोग प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस जो है ये हम लोग लास्ट मॉड्यूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एक सेकंड, थोड़ा अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या देखे थे? इफेक्ट ऑफ नॉइज। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट a new topic, that is noise in AM receiver। AM रिसीवर में कैसे नॉइज को हम लोग उसको हैंडल करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। ओके, आई थिंक अभी तक सबको नोट्स दिख रहा है। तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, नॉइज इन एम रिसीवर। तो एम रिसीवर जो है यहाँ पे बेसिकली इस मॉड्यूल में हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिकली इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एफएम सिग्नल के ऊपर और मींस जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है,
ये दोनों टाइप ऑफ सिग्नल को या फिर ये जो दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है, ये दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन का टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं फॉर ब्रॉडकास्टिंग पर्पस। कहीं पे हम लोग एफएम यूज करते हैं, कहीं पे हम लोग एएम यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन। हम लोग कहीं पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए एएम का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कहीं पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए एएम का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग एएम और एफएम का टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है, ऑब्वियसली जब कोई भी सिग्नल चैनल के थ्रू ये करेगा, वो प्रोपागेट करेगा चैनल के थ्रू, जब कोई भी सिग्नल प्रोपागेट करेगा तो ड्यूरिंग दिस प्रोपागेशन ऑब्वियसली क्या होगा, देयर शुड बी अ लॉस, और हम लोग बोलते हैं देयर शुड बी अ इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइज। ये जो लॉस है इसको हम लोग वेरियस मोड्स पे, मतलब उस पे जो भी अनवांटेड चेंजेस होता है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग नॉइज से डिनोट करते हैं। तो ये जो अनवांटेड चेंजेस है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि तो वेरियस काइंड्स ऑफ डिटेक्टर्स में या फिर वेरियस काइंड्स ऑफ जो डिमॉडुलेटर्स है, तो नॉइज का अगर इंट्रोडक्शन हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोपागेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर ओवर द चैनल, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो चैनल होता है उस चैनल में प्रोपागेशन के दौरान या फिर उस चैनल में ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है कि नॉइज का इंट्रोडक्शन होता है कोई भी सिग्नल के ऊपर। और कौन सा सिग्नल ट्रैवल करता है ओवर द चैनल, जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव होता है, वो मॉड्यूलेटेड वेव ट्रैवल करता है ओवर द चैनल। तो ये जो मॉड्यूलेटेड वेव ट्रैवल करता है मींस ये क्या है, it may be a amplitude modulated wave or it may be a frequency modulated wave। तो ये जो amplitude modulated wave और frequency modulated wave है, इसका इसको हम लोग कहाँ पे इसको डिटेक्ट करेंगे, एट रिसीवर साइड। तो रिसीवर साइड में जब हम लोग इसको रिसीव करेंगे तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से वो जो सिग्नल हम लोग रिसीव किए हैं उस सिग्नल से हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम लोग डिमॉडुलेटर्स के मदद से करते हैं या फिर डिटेक्टर्स के मदद से करते हैं। तो obviously amplitude modulation और frequency modulation में there are so many types of detectors और demodulators। okay? तो आज हम लोग ऐसे ही एक डिमॉडुलेटर के ऊपर जो नॉइज का इफेक्ट है उसके बारे में देखेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिटेक्टर का आउटपुट है उस डिटेक्टर के आउटपुट के ऊपर जो नॉइज का इफेक्ट है, उस नॉइज का इफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस नॉइज के इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इस चीज को हम लोग को देखना है। ओके, सो इन द एम सिग्नल हम लोग क्या देखेंगे, तो वो जितने सारे डिटेक्टर्स है उसमें एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट डिटेक्टर है दैट इज नोन एज द एनवेलप डिटेक्टर। सो जो मेरा नॉइज है एम रिसीवर में वो एनवेलप डिटेक्शन का प्रोसेस या फिर एनवेलप डिटेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एम सिग्नल जो है या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इक्वेशन है उसको हमको देखना होगा, और उसके बाद जो ये जो इक्वेशन हम लोग पाएंगे, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, कौन से सिग्नल का इक्वेशन है, जिस सिग्नल को हम लोग क्या किए हैं कि जिस सिग्नल को हम लोग जो मेरा ट्रांसमीटर एंड है, ट्रांसमीटर एंड से जिस सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट किए, तो जिस सिग्नल को ट्रांसमीटर एंड से हम लोग ट्रांसमिट किए हैं रिसीवर एंड में, अगर जब उसको वो क्या करेगा, वो चैनल के थ्रू प्रोपागेट करेगा और चैनल के थ्रू प्रोपागेट करके रिसीवर एंड में विद सम नॉइज वही सिग्नल हम लोग रिसीव करेंगे। तो अगर ये दोनों सिग्नल को कि कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और कौन सा सिग्नल रिसीव हो रहा है,
कि दोनों सिग्नल को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या पता चलेगा कि इसमें नॉइस का इंट्रोडक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना अमाउंट ऑफ हुआ है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरा सबसे पहले हम लोग को क्या देखना जरूरी है कि मेरा जो मेरा एम सिग्नल है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग को जस्ट डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। तो एम सिग्नल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है कि एस टी में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एस टी इक्वल्स टू बी सी 1+mt cos 2 pi fct, जिसपे क्या है जो मेरा एस टी है वो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एस टी से। bc जो है इसका एम्पलीट्यूड है और 1+mt में जो mt है दैट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड cos 2 pi fct में fc जो है fc इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर। ठीक है, देखो hence bc cos 2 pi fct is the carrier wave और जो मेरा xt है xt इज द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अब जो इसका एवरेज पावर, जो पावर कैलकुलेशन हम लोग किए थे एम सिग्नल का, नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो पावर एवरेज पावर का कैलकुलेशन हम लोग किए थे इन आवर सेकंड मॉड्यूल, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है दैट वाज पीसी पावर एवरेज कैरियर पावर पीसी इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मिला था। सो द इंफॉर्मेशन बियरिंग कंपोनेंट इन द अबव इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे जो VC है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से हम लोग VC का वैल्यू पा सकते हैं, या फिर ये जो VC का वैल्यू है इसको अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर हम लोग क्या है कि इंफॉर्मेशन मेरा कहाँ पे कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट में XT का वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं, जो एम वेव होते हैं, एम वेव में जो मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो कहाँ पे रहता है कि जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर तो रहता है नहीं, और उसके बाद जो दोनों साइड बैंड्स होते हैं उसमें सेम अमाउंट ऑफ होते हैं, और वहां पे क्या होता है कि जहां पे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है, जिस कंपोनेंट में एम्पलीट्यूड है और उसी एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है उस एम्पलीट्यूड वेरिएशन में क्या होता है उसमें मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर इसको ये जो VC को मल्टीप्लाई करते हैं 1+mt से और उसके साथ cos 2 pi fct xt से, तो यहाँ पे जो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा जिसमें xt रहेगा, VC रहेगा, और दूसरा पार्ट है जिसमें xt नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से जो मेरा इक्वेशन है या फिर इक्वेशन का जो कंपोनेंट है जिसमें क्या है मैसेज इंफॉर्मेशन है, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m जो है मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स bc xt cos 2 pi fct, that as simple as that। so the total average power associated with it, अब इसमें अगर total average power मतलब ये bc square by 2 का, इसमें अगर p को आपको बैठाना है तो क्या करना होगा, उसके साथ bc by 2 को मल्टीप्लाई करके हमको देखना होगा, और ये जो टोटल एवरेज पावर है इस टोटल एवरेज पावर का वैल्यू हमको मिलेगा। तो where the p is the average power of the message signal, और वहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि एवरेज पावर ऑफ द फुल एम सिग्नल st is therefore equals to d। वो तो था मेरा एवरेज पावर। तो अब जो मेरा मैसेज सिग्नल है, नॉट मैसेज सिग्नल, जो मेरा एम वेव है, जिस एम वेव को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माय ट्रांसमिटिंग एंटेना, उस ट्रांसमिटिंग एंटेना से जो सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका अगर हम लोग पावर देखें, उसका अगर एवरेज पावर देखें तो उसका एवरेज पावर इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग p का जो वैल्यू है उस p का वैल्यू को हम लोग पुट किए हैं pc स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को ये इक्वेशन मिल गया। सो द DSB सिस्टम has the message bandwidth of FM N0 and the channel signal to noise ratio of AM is therefore given by this। तो DSBC में मेरा क्या होता है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में हम लोग क्या करते हैं कि खाली जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है उस मॉड्यूलेटेड वेव का दोनों साइड बैंड्स को हम लोग भेजते हैं, लेकिन उसका जो
कैरियर है, उस कैरियर पार्ट को हम लोग सप्रेस कर देते हैं, उस कैरियर पार्ट को हम लोग नहीं बेचते हैं। तो इस कैरियर पार्ट को जब हम लोग नहीं बेचते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, चैनल सिग्नल टू नॉइज, और उससे हम लोग को जो चैनल सिग्नल टू मतलब इस पर्टिकुलर चैनल का जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, जहाँ पे SNR I इक्वल्स टू SNR C, मतलब जो ये हो रहा है तुम्हारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो का जो रेशियो है वो है तुम्हारा, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं VC स्क्वायर इंटू 1 प्लस M स्क्वायर PVM। देखो सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर, SNR क्या होता है, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। तो यहाँ पे सिग्नल पावर कितना है, ये वाला है मेरा सिग्नल पावर ST का VC स्क्वायर बाय 2 1 प्लस M VM स्क्वायर बाय इंटू P। तो क्योंकि यहाँ पे एवरेज क्या हुआ है और ये है मेरा नॉइज पावर ट्वाइस FM N0। सो टू कैलकुलेट द आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये क्या है, इंसिडेंट साइड में है, इंसिडेंट साइड में है मतलब तुम्हारा इनपुट साइड में है, ठीक है। तो इनपुट साइड में अगर इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट का SNR को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट का SNR को हम लोग कैलकुलेट डिनोट करेंगे SNR O से। अगर इनपुट को हम लोग SNR I से डिनोट कर रहे हैं तो आउटपुट को हम लोग डिनोट करेंगे SNR O से। So for this, let us represent the filtered noise NT in terms of its in phase and quadrature component in N1T and N0T। So यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो मेरा तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट नॉइज को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली आउटपुट साइड में कितना नॉइज है उसके लिए पहले नॉइज को हमको फिल्टर करना पड़ेगा, कि हम लोग देखेंगे कि इनपुट साइड में कितना नॉइज का कैलकुलेट ये हुआ था और आउटपुट साइड में कितना नॉइज का हुआ था, ठीक है। सो उसके लिए क्वाड्रेचर कंपोनेंट N1 और N2T जो है उसको जरूरत है, and the filtered signal FT applied at the envelope detector in the receiver model has been shown in the फिगर बिलो। तो देखो यहाँ पे एनवेलप डिटेक्टर जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लोग क्या किए, एम सिग्नल है, एम सिग्नल क्या है, अब जहाँ पे चैनल के थ्रू प्रोपेगेट हो रहा है उसके साथ नॉइज का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो नॉइज का इंट्रोडक्शन होने के बाद जो सिग्नल हम लोग को मिल रहा है, मीन जो रिसीवर एंड है, उस रिसीवर एंड में जो सिग्नल को हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो क्या है, वो है मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव प्लस नॉइज। तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, रिसीवर एंड में उसको रिसीव करने के बाद विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटीना उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग एक बैंड पास फिल्टर से पास कराते हैं। बैंड पास फिल्टर क्या है, बैंड पास फिल्टर ऑब्वियसली बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही पास कराती है। तो पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अगर वो पास कराएगी तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉइजेस होगा या फिर नॉइज का जो सारा कंपोनेंट्स होगा उस नॉइज का कंपोनेंट्स को वो क्या हो जाएगा, उस नॉइज का कंपोनेंट्स को हम लोग ओमिट कर सकते हैं या फिर उस नॉइज का कंपोनेंट्स को हम लोग वो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो उसके बाद जो सिग्नल हमको मिलता है उसको हम लोग बाहर भेजते हैं एनवेलप डिटेक्टर में। तो एनवेलप डिटेक्टर फिर से क्या करता है, जो प्योर या फिर जो नॉइज है नॉइज को हटा के जो मेरा एक्चुअल मॉड्यूलेटेड वेव था उस एक्चुअल मॉड्यूलेटेड वेव का जो एनवेलप है उस एनवेलप को डिटेक्ट करेगा और उस एनवेलप को डिटेक्ट करके जो मैसेज सिग्नल है, क्योंकि जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है, खाली हम लोग जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है उससे हम लोग मैसेज सिग्नल का वेरिएशन को पता कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, एनवेलप डिटेक्टर का जो आउटपुट रहेगा एनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट से हम लोग जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो एफटी है ऑब्वियसली यहाँ पे जो एफटी है, एफटी में मेरा क्या है, सिग्नल पावर प्लस नॉइज पावर। तो ये मेरा हो गया उसका क्वाड्रेचर कंपोनेंट and the components which comprises the signal ft or st and nt, they are represented by a phasor diagram। ये है मेरा उसका phasor diagram कि कितना फेज में उसका चेंजेस हुआ है। and for the phasor diagram
डायग्राम द रिसीवर आउटपुट yt कैन बी ऑब्टेन्ड एज, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है इसके साथ ही नॉर्मलाइज करके हम लोग यहाँ पे जो मेरा yt है उसका स्लोप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उसका स्लोप को पा सकते हैं। दैट इज yt इक्वल्स टू एनवेलप ऑफ ft, दैट इज इक्वल्स टू vc स्क्वायर 1 प्लस mxt प्लस n1t प्लस nqt हाफ और उसके ऊपर हाफ। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ एन आइडियल डिटेक्टर। तो मेरा जो आइडियल एनवेलप डिटेक्टर है उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। And of an ideal detector, and here it may be noted that we have not considered the phase because an ideal envelope detector is completely insensitive to phase। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और जो पहला चीज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है कि जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा ये है तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी और फेज में जो वेरिएशन है, वो फ्रीक्वेंसी और फेज का वेरिएशन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आइडियल कंडीशन में इन एफएम वेव मेरा क्या हो जाएगा, इन एफएम में हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा और उस पर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। सो इफ द एवरेज कैरियर पावर इज large as compared to the average noise power, the expression for yt can be approximated as this, जिसमें ये क्या है, मेरा डीसी टर्म है और ये है मेरा मैसेज सिग्नल और ये है मेरा नॉइज सिग्नल। इसका एक yt का जो एक्सप्रेशन है वो एक अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है। So the DC term in the above expression can be neglected because it has no relation with the message signal part। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, ये एक मैसेज सिग्नल का पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये जो डीसी कंपोनेंट का जो टर्म है यहाँ पे डीसी जो अलग से है उसको हम लोग को उसको लेके कोई हेडेक नहीं है हम लोग को, क्योंकि जो यहाँ पे मेरा को हेडेक है वो है जो मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल को हम लोग को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो जिस कंपोनेंट में मैसेज सिग्नल है उसी कंपोनेंट के ऊपर ही हम लोग को ध्यान देना है और उसी सिग्नल के ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। And the remaining term in yt are similar to those in the DSB-SC coherent detection, hence the output signal to noise ratio can be approximately given by this। तो यहाँ पे एक approximate signal to noise ratio का हम लोग देख रहे हैं, एक approximation करके signal to output signal to noise ratio को तो कैलकुलेट किया जा रहा है और वो हो जाएगा मेरा vc स्क्वायर into m square by vm square into p divided by twice of fm n0। This expression for SNR0 is valid if and only if the following two conditions are satisfied। यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा अगर ये मतलब ये कंडीशन को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो that if the average carrier power is higher than the noise power, यहाँ पे जो carrier power है वो noise power से ज्यादा होना चाहिए, and the percentage modulation is adjusted to be less than इक्वल टू 100%, मतलब जो मेरा मॉडरेशन इंडेक्स है उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। सो द फिगर ऑफ मेरिट जो है इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो फिगर ऑफ मेरिट का जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा, एम रिसीवर के लिए फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, जो मेरा आउटपुट एसएनआर बाय कैरियर का जो एसएनआर है वो हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम लोग मतलब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, मेरा फिगर ऑफ मेरिट फॉर एम रिसीवर इज लेस देन 1, और वहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो द figure of merit DSBSC and SSB receiver with coherent detection is 1, but that of an AIM receiver with envelope detector is less than 1। तो मेरा नॉर्मल जो DSBSC है और SSB जो रिसीवर्स है उसमें क्या है कि नॉर्मली मेरा वो होता है तुम्हारा कोहेरेंट डिटेक्शन में 1 होता है, लेकिन जो मेरा एम रिसीवर है एनवेलप डिटेक्टर जो है एनवेलप डिटेक्टर में उसका जो वैल्यू है वो 1 से कम है। एंड दिस मींस दैट द नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ द एम रिसीवर इज पुअर एज कंपेयर्ड टू
दैट ऑफ एसएसबी और डीएसबी। और उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली 1 से अगर नीचे होगा मीन्स जो नॉइज का परफॉर्मेंस है, मीन्स नॉइज का जो इंट्रोडक्शन है और उससे जो रिकवरी है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम है मतलब कम है, मतलब नेगेटिव साइड में है, तो ऑब्वियसली उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है। तो एनवेलप डिटेक्टर में अगर कंपेयर करें हम लोग डीएसबीएससी एसएसबीएससी डिटेक्टर्स है उसके साथ, so the inferior noise performance of AIM receiver is due to the transmission of carrier as a part of AIM signal। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल एम रिसीवर है दैट इज एनवेलप डिटेक्टर, उस पे हम लोग क्योंकि नॉर्मल एम को मींस डीएसबी एफसी दैट इज डबल साइड बैंड फुल कैरियर जो सिस्टम है उसको अगर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो मेरा क्या है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिगर ऑफ मेरिट जो है वो कम हो जा रहा है, कि इसका जो नॉइस का परफॉर्मेंस है वो नॉइस परफॉर्मेंस मींस नॉइस का इंट्रोडक्शन या डिस्टरबेंस जो है वो ज्यादा होता है इन द एम रिसीवर like envelope detector। So this is about my envelope detector or the effect of noise in the envelope detector। So अच्छा, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ओके, तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज नॉइस इन डीएसबी रिसीवर। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेरा नॉर्मल एम वेव है, नॉर्मल एम वेव में क्या होता है नहीं होता है, मतलब नॉर्मल जो डीएसबी एफसी रिसीवर है एनवेलप डिटेक्टर उसमें नॉइस का क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे डीएसबी एससी और उसके बाद हम लोग देखेंगे एसएसबी एससी, ठीक है, या फिर एसएसबी एससी हम लोग बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल एसएसबी भी हम लोग बोल सकते हैं। सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर और सिंगल साइडबैंड सिस्टम भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जो सिंगल साइडबैंड का जो टेक्नोलॉजी है वो क्या बोलेंगे, वो न्यू टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सबसे पुराना जो है वो था डीएसबी-एफसी, उसके बाद उसके साथ हम लोग कैरियर को सप्रेस किए इन द डीएसबी-एससी, और उसके बाद उसमें भी जो भी मेरा प्रॉब्लम हो रहा था उसको ओवरकम करके हम लोग एसएसबी किए, मीन सिंगल साइड बैंड को ट्रांसमिट किए। तो उसमें इसीलिए हम लोग क्या है कि समटाइम्स क्योंकि ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है तो इसीलिए समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं इसको बोलते भी नहीं है, हम लोग खाली बोल देते हैं सिंगल साइड बैंड टेक्नोलॉजी दैट इज एसएसबी। ओके, सो देखो पहले आज हम लोग पहले देखते हैं डीएसबी-एससी रिसीवर। तो डीएसबी-एससी रिसीवर में ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक जो डिटेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक कोहेरेंट डिटेक्शन है, और यहाँ पे जो है तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि कैरियर जो है कैरियर को सप्रेस किया जा रहा है। तो जो मेरा कोहेरेंट डिटेक्शन है, कोहेरेंट डिटेक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं, पहले इसका रिसीवर का जो मॉडल है उस मॉडल को हम लोग देखते हैं। तो रिसीवर मॉडल में ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पे एक मेरा डीएसबी-एससी सिग्नल है, उसके साथ चैनल के थ्रू जब वो पास कर रहा है तो यहाँ पे एक नॉइज है, नॉइज का इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसको हम लोग पास कराते हैं बैंड पास फिल्टर से, जिससे मेरा क्या होता है अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसीज है वो सप्रेस हो जाती हैं। एंड उसके बाद जो आउटपुट है आउटपुट में मुझे एक्सटी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट, और क्योंकि यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्शन हो रहा है तो कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक लोकली जनरेटेड कैरियर चाहिए। तो लोकली जनरेटेड कैरियर हमको कहाँ से मिलेगा, और एक लोकल ऑसिलेटर से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वन लोकल ऑसिलेटर इज देयर, और ये जो लोकल ऑसिलेटर है इस लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट को जो सिग्नल को हम लोग रिसीव किए हैं उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सिंक्रोनाइजेशन बरकरार रहे। तो यहाँ पे इसलिए प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज किया जाता है, और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम लोग डालते हैं इन ए लो पास फिल्टर, जिससे क्या होता है ऑब्वियसली जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल मेरा पास कर जाता है, और जितने सारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो है या फिर जो कुछ भी हाई हो चाहे लो हो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो है सारा फ्रीक्वेंसी क्या है सप्रेस हो जाए, और जो मेरा ओरिजिनल वॉइस सिग्नल है या फिर ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है जो कि एक ऑडियो सिग्नल है या फिर एक वीडियो सिग्नल है वो क्या होगा आउटपुट में मिलेगा दैट इज वाइट।
So this is the model of DSP receiver using coherent detection. Now, to obtain input signal, अब क्या है, हमको नॉइज का इफेक्ट देखना है, तो ऑब्वियसली अगर नॉइज का इफेक्ट देखना है तो हमको SNR का कैलकुलेशन देखना होगा, या फिर SNR के ऊपर उसका वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज को हम लोग को देखना होगा. सो टू ऑब्टेन द इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों का सिग्नल रेशियो हमको चाहिए, SNR का वैल्यू चाहिए. We have multiplied signal xt by a locally generated carrier as 2 pi cos 2 pi fct and then pass the product through the low pass filter LPF. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि xt जो है, यहाँ पे जो xt मिल रहा है उसके साथ हम लोग लोकल ऑसिलेटर से जो लोकली जनरेटेड कैरियर सिग्नल जो मेरा एस्टैब्लिश हुआ था, उस मतलब जो मुझे हम लोग बनाए थे उसको हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे बीटी को हमको बीटी का वैल्यू हमको मिल रहा है. उसके बाद इस बीटी को हम लोग लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं, जिससे हमको ये मिलता है. So it is assumed that the local oscillator has been synchronized in phase and frequency with the oscillator at the transmitter. Obviously, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक तो लोकल जनरेटेड कैरियर से उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली ठीक है. तो जो मेरा SSBC कंपोनेंट है, SSBC कंपोनेंट पे विद ऑसिलेटर इन द ट्रांसमीटर. So it is assumed that the local oscillator has been synchronized. Obviously इसका जो phase और frequency है वो हम लोग locally generated carrier के साथ synchronize ऑलरेडी कर चुके हैं. तो जो मेरा SSB कंपोनेंट है, SSB कंपोनेंट में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है, खाली सिंगल साइड में रहेगा, ना ही कैरियर रहेगा ना ही दूसरा साइड में. तो जो मेरा DC/2 था वो नहीं रहेगा, वो इससे क्या हो जाएगा, C into DC cos 2 pi FCT into MT. ठीक है, where AC cos pi FCT represent the carrier, MT is the message signal, obviously, and C is the system development scaling factor. और यहाँ पे जो मेरा कोई भी सिस्टम का जो डेवलपमेंट उसका जो स्केलिंग फैक्टर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है. So let MT be the sample frequency. तो यहाँ पे MT क्या है, MT मेरा जो फ्रीक्वेंसी है उसका है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं let MT be the sample function of a stationary process having a zero mean, and let the power spectral density of MT be SMF, which extends only up to FM hertz. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है उसको हम लोग FMF से कंसीडर कर रहे हैं, जिसका जो वैल्यू है, मतलब जो टोटल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है, पूरा जो बैंडविड्थ है या फिर जो पावर का जो स्पेक्ट्रम है वो उसमें कैसा है, उसका डेंसिटी कितना है, कहीं पे पावर ज्यादा है कम है, जो टोटल पावर हम लोग निकालते हैं कहाँ से, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं hence the average power P of the message signal can be obtained by evaluating the total area under the power spectral density curve. Obviously, तो total power spectral density मतलब जो total throughout the पावर का जो स्पेक्ट्रम था उसके उसमें पावर का डेप्थ कितना था, उसमें पावर का वेरिएशन कहाँ पे कितना था, ये इसका जो जो कवरेज एरिया है उसके हिसाब से हम उसको पा सकते हैं. तो P इक्वल्स टू माइनस FM2 प्लस FM2 पूरा है, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली जो माइनस फ्रीक्वेंसीज है उसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट थ्योरेटिकली हम जो रेंज लेते हैं वो -2 प्लस में रेंज लिया जाता है, और इसको और ये जो रेंज है वो कितना है, -FM2 प्लस है. So the average power of DSP-AC modulated signal ST is given by C square V square VC square P divided by V. और ये जो क्या है, DSP-AC modulated signal का जो पावर स्पेक्ट्रम है, तो जो पावर है उसको इसको वो इक्वेशन हमको यहाँ से मिलता है,
where VC is the peak carrier. जो VC है वो obviously जो maximum value है carrier signal का वो है the noise spectral density. The noise spectral density of the additive white Gaussian noise is n0/2. और noise जो है यहाँ पे जो noise का introduction हो रहा है वो क्या है additive in nature की वो उसके साथ जो मेरा original message signal है उसके साथ वो multiply हो जाता है या फिर add हो जाता है और जो मेरा signal है सिग्नल का प्रॉपर्टीज में वो चेंज लाता है वो कोई एक्सटर्नल कोई मटेरियल नहीं है तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं where PC is the peak carrier voltage the noise spectral density of the amplitude additive white Gaussian noise is n0/2 तो ये जो नॉइज का इंट्रोडक्शन हुआ है क्योंकि ये एडिटिव नॉइज है एडिटिव नॉइज का जो मेरा क्या बोलेंगे एडिटिव नॉइज का जो गॉसियन जो मेरा वैल्यू है that is L0/2. So if the message bandwidth is twice FM, then the message power in the message bandwidth is equals to twice WN0. Obviously, वो पढ़ेगा. So SNR I equals to SNR W or SNR C, not W, it is SNR C. So the average signal power is power at receiver input and average noise per receiver output. तो ये है मेरा equation and this is my equation and here c square is constant while the which is included in order to make the ratio dimensionless तो जो मेरा आउटपुट है जो मेरा रिसीवर है सॉरी और जो मेरा वो डिटेक्शन हो रहा है उसमें हम लोग देख सकते हैं So output signal to noise ratio जो है output signal to noise ratio और remaining जो part है इसको तुम लोग एक बार रीडिंग मारना नेक्स्ट डे हम बताने का कोशिश मतलब नेक्स्ट से हम लोग बता देंगे आज कितना है 10 मिनट 3 minutes टाइम up there तो इसको तुम लोग रीडिंग मार लेना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है also finally what we can conclude कि क्या होता है at the receiver output we obtain the sum of the message signal and the phase component of the noise obviously जो मेरा noise है वो in phase अगर है तो उसको क्या होगा उसको वो डिटेक्ट करेगा एंड द कोहेरेंट रिसीवर रिजेक्ट्स द पोटेंशियल कंपोनेंट ऑफ नॉइज एंटी कंप्लीटली कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए जो नॉइज कंपोनेंट है उसको कंप्लीटली ओमिट कर सकते हैं एंड द आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो यहाँ पे नॉइज रेशियो का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है एंड the output is dependent on the input signal to noise ratio independent of signal to noise ratio तो हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आउटपुट है आउटपुट का वैल्यू सिग्नल टू नॉइज रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है now as the message component in the receiver output is 1/2 CVCMT so the average power associated with the message component is this इसको हम लोग कैलकुलेट किया यहाँ पे where P is the average power xt or days base modulation the transmission bandwidth VT equals to 12 socket है जो मेरा transmission bandwidth है वो इतना है and hence the bandwidth of the bypass filter also equal to 12 socket है and hence the average power of the filtered noise NT will be 12 socket and N0 and discussed previously and hence and from the equation the of receiver output the noise component at the receiver output is N1T N1T so यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं all these are the equations and this is the figure of merit यहाँ पे अगर हम लोग करें तो SNR आउटपुट बाय SNR इनपुट को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे या फिर चैनल के ऊपर SNR जो है उसको अगर कंप्लीट करेंगे तो हम लोग को फिगर ऑफ मेरिट मिलेगा जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं it is 1
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो तुम लोग, किसी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी दिक्कत हुआ हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना। सो आज में टाइम में नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास एंड थैंक यू एवरीवन। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।